तो यार ये कहानी स्टार्ट होती है फरवरी 2021 से। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और फिर बीसीसी का एग्ज़ाम आ जाता है। फिर मैं जाके एग्ज़ाम देता हूँ और फिर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो यार मैं जायद थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANMMCH गया। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरी लाइफ स्टोरी रही थी, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था, क्या क्या स्ट्रेटजीज रही थी, क्या क्या मेरे सीक्रेट्स रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल गया बिहार का। तो यार मेरा जो एक्चुअल प्रिपरेशन था वो फरवरी से स्टार्ट हुआ था। और मैं एक्चुअल प्रिपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय मुझे पढ़ाई में मज़ा आता था। और यार मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है कि आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगे, क्योंकि यार पढ़ाई में जब तक मज़ा नहीं आएगा आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और आप ज़्यादा लंबा पढ़ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कम बैक टू द वीडियो कि मुझे पढ़ाई में मज़ा आता था। तो यार मुझे जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना था और फरवरी का महीना वैसे ही चल रहा था और कभी भी एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो सकता था BCC का। और बेसिकली मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा था, मैं BCC के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे तो एक तरीका चाहिए था जिसमें बहुत कम टाइम के अंदर मैं बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। एक आधा चैप्टर ही कंप्लीट हुआ था, मैक्सिमम चैप्टर बचा हुआ था। मैंने यूट्यूब पर नीट के लिए काफ़ी सारे रिसर्च किया। तो यार मैंने देखा वन शॉट जो वीडियो होता है उसको मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस लगा रहा था, तो मुझसे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें काम कर सकती है। वन शॉट वीडियो देखो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके से एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने यही काम किया, वन शॉट वीडियो देखना स्टार्ट किया, उसका नोट्स बनाता था और साथ में उसका नोट्स को रिवीजन भी करता रहता था और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और हर एक चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही था, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने स्टार्ट कर दिए। और ये करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वन शॉट वीडियो यार आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे आराम से। उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बना के रिवीजन भी कर सकते हो। और साथ में मैंने जिस तरीके से आपको टाइम टेबल अपना बताया था, अगर आपने नहीं देखा यार तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। आपको टाइम टेबल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और किस तरीके से टाइम टेबल बनाना होता है वो भी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन कई सारे बच्चे बोले थे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, बट फिर भी यार आपके काम किया तो आप इसको थोड़ा समझना, दिमाग ला के आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही टाइम टेबल मैं फॉलो करता था और उस टाइम टेबल को फॉलो करते करते मेरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। मतलब मेरा क्या काम रहता था, वन शॉट वीडियो देखना, उसका नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चन लगाना और साथ में फिर वीकेंड्स के एंड पे रिवीजन करना और महीने के एंड पे पूरा सिलेबस रिवीजन करना। और एक और चीज़ यार कि फिजिक्स मुझे थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगता था, कि मुझे ज़्यादा टाइम लगता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं फिजिक्स का डेली मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। और यार एक और बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मुझे बिल्कुल केमिस्ट्री से दूर भागने का मन करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। तो फिर मैंने एक चीज़ किया जो आप लोग भी करना, कि अगर यार कोई भी चीज़ को आप अगर टाइम देने लगते हो ना तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी होने लगती है। अगर आप इसको कहीं और भी इम्प्लीमेंट करते हो ना तो वो चीज़ भी आपके लिए वर्क करती है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर आप टाइम देने लगते हो ना तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी होने लगती है। तो मैं केमिस्ट्री के साथ यही करता था, उसको ना पूरा का पूरा आधा दिन दे देता था पढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो यार मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब बस टाइम दे रहा होता था, पढ़ रहा होता था, दिमाग के ऊपर से जारी होती थी। लेकिन 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे मुझे केमिस्ट्री समझ में आने लग गई। केमिस्ट्री मुझे समझ में आने लग गई, ईजी लगने लग गई। तो फिर यार मैंने उसको वन शॉट वीडियो देख देख के उसका भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, क्योंकि सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, एक तरीके से ये समझ लो। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई, आप एग्ज़ाम से बाहर हो, समझो इस बात को, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। और रिसर्च मैंने यूट्यूब से नहीं किया था। रिसर्च के लिए मैंने प्रीवियस ईयर डेटा निकाला, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाला, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ शेयर किया है। प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर निकाले और मैंने हर एक क्वेश्चन को देखा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन कितनी बार आया है, और जिस चैप्टर से जितने ज़्यादा क्वेश्चन जितनी बार आए हैं और जिस टॉपिक से ज़्यादा हैं उस हिसाब से मैंने कंसिडर किया कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा काम मैंने खुद से ही किया था, ठीक है। और ये सारा काम मैंने आपके लिए भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ किया, तो इससे मुझे ये चीज़ पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और साथ में मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका था। तो यार एक और चीज़ है कि बीच में रमज़ान भी आया था अप्रैल के मंथ में। तो उस समय यार मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन डाउन हो गया था, क्योंकि यार आप लोग को पता है कि उस समय थोड़ा भूखे रहना पड़ता है दिन भर। तो सुबह सुबह तो मेरा प्रिपरेशन हाई रहता था, बट शाम तक होते होते मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था।
तो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि यार सारी चीज़ें तो पहले से पढ़ रखी थी, बस रिवीजन ही करना था बहुत अच्छे से। यार एक और चीज़ ज़रूरी करना होता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आप ये समझो कि अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। पीछे तो इस मामले में हो ही जाओगे कि आपसे बच्चे आगे निकल गए, और इस मामले में भी हो जाओगे कि आपका प्रिपरेशन भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अगर आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हो ना तभी आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है, फोकस्ड रहता है। अगर आप छोड़ते हो ना बीच में तो यार आपका फोकस भी बिगड़ जाता है, और साथ में आपका वो उस दिन का सिलेबस जो कंप्लीट होना था वो भी नहीं होता है, साथ में आपका प्रिपरेशन से एक दिन भी घट जाता है। समझ रहे हो इस बात को? तो यार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आप लोग को, एकदम लगातार पढ़ते रहना है। तो मैंने फरवरी से लेके अप्रैल तक बहुत अच्छे से पढ़ा था। बीच में रमज़ान आ गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अप्रैल से मई आया, और मई से मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज़ था उस टाइम पे कि हमें पता नहीं था एक्चुअल डेट कि नीट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। और यार मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम। मैंने बीसीसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। बीसीसी का फॉर्म मैंने भरा था मेरे फादर के एक दोस्त के कहने पे, समझ रहे हो। उन्होंने कहा था कि बीसीसी का एग्ज़ाम देने के बाद भी स्कोप है, अगर नीट नहीं क्लियर होता है तो बीसीसी क्लियर कर लेगा लड़का। समझ रहे हो इस बात को? तो उन्होंने भी यही कहा था कि नीट का एग्ज़ाम जो बच्चा तैयारी करता है वो बीसीसी आराम से क्लियर कर लेता है। तो समझ रहे हो, तो मैं सिर्फ नीट की तैयारी पे फोकस कर रहा था, बीसीसी के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मैंने बीसीसी का मॉक टेस्ट भी एक बार भी नहीं दिया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो यार धीरे धीरे टाइम बीतता गया, इसी तरीके से मैं चीज़ें फॉलो करता गया। सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा से मैंने उसको रिवीजन किया, और 2-3 बार मैंने सिलेबस रिवाइज़ कर लिया था। उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम होने वाला था सितंबर में, और सितंबर से जस्ट 1 महीने पहले मैं डेली मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। ऑनलाइन भी सॉल्व करता था, साथ में ऑफलाइन के मैंने अरिहंत का बुक लिए हुए था, ठीक है ना, उससे भी मैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। और एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ यार कि एग्ज़ाम से पहले आपको ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो यार इस तरीके का मैं एक पॉइंट्स बना लेता था जो भी, और ये पॉइंट्स वहाँ से आते थे जो भी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता था ना, उस क्वेश्चंस का मैं एक लाइन में समरी लिख देता था कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, और ये मेरा एक बहुत क्विक नोट्स बन जाता था, ठीक है। और साथ में मैं फिजिक्स के लिए ये फॉर्मूला बुकलेट बना लेता था, और इस बुकलेट को मैं बार बार डेली रिवीजन करता था। और साथ में ये जो मैंने नोट्स कॉपी बनाया था, क्विक नोट्स कॉपी, इसको मैं डेली रिवीजन करता था ताकि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। और यार देखो एक और चीज़ कि आप इस तरीके से अगर नोट्स बनाते हो ना, एक लाइन का अगर आप नोट्स बनाते हो तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा ना यार कि आप जो भी गलती कर रहे हो ना उसको आप अपने नोट्स में डालोगे, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी गलती को रिपीट कर रहे होते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो इस बात को। तो यार अगर आप इस तरीके का नोट्स बना लेते हो, अपनी गलतियों को इस पर बार बार लिख लेते हो, ठीक है, तो आपसे एग्जाम में गलती होने का गुंजाइश बहुत कम होता है। और यार एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट करके चले जाएंगे और एग्ज़ाम में जाके हम एग्ज़ाम दे देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं जा सकते हो एग्ज़ाम में, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यार आपको एक बात समझो कि आप एग्ज़ाम देने से पहले 100 गलती करने वाले हो, आप इस बात को मान लो। क्योंकि यार बहुत अच्छे से अच्छा बच्चा गलती करता ही करता है, और वो जो एक बार गलती करेगा तो वो गलती मिट गया आपके लाइफ से, समझ रहे हो। फिर दोबारा गलती करोगे कोई, वो मिट गया, क्योंकि आप उसका एक नोट्स बनाते जा रहे हो। उसका आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो बार बार उसको रिवीजन भी कर रहे हो, डेली रिवीजन करना ज़रूरी है। नोट्स बनाते जा रहे हो, उसको डेली रिवीजन कर रहे हो, तो आपकी गलतियाँ मिटते जा रही है। तो आप ये सोच के चलो कि आपकी 100 गलतियाँ थी और 100 गलतियाँ आपने मिटा ली, तो आपके एग्ज़ाम में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। अब आप गलती नहीं करोगे एग्ज़ाम में, आराम से आप अपना बैठ के 100% दे पाओगे, समझ रहे हो इस बात को। तो यार मेरा मॉक टेस्ट में नीट के एग्ज़ाम से पहले तक 600 से ज़्यादा नंबर आ जाता था बड़े आसानी से, समझ रहे हो। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा नीट में सिलेक्शन पक्का है, मेरा आराम से मेडिकल कॉलेज MBBS मिल जाएगा, मुझे पूरा कंफर्म हो गया था, ठीक है। और एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम दिया, अच्छा एग्ज़ाम गया था। उसके बाद फिर यार सिल्ली मिस्टेक हो गई गलती से, ठीक है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छा था और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देता। आप कितना भी प्रिपरेशन करके जाओ, किस्मत अगर ख़राब होता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, कभी रास्ते में कुछ देख लेते हो, कभी किसी को उधारी दे देते हो, वो चीज़ दिमाग में चलता रहता है। मतलब बहुत तरह की बातें होती हैं, तो नेगेटिव चीज़ें दिमाग पर डालती हैं, तो उसकी वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया में यार ये चीज़ होता है कि जिस बच्चे से एग्ज़ाम नहीं निकला, लोग सोचते हैं कि तैयारी नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, या फिर जो भी, ठीक है। तो वो चीज़ हम साइड में रखते हैं। लेकिन एक चीज़ समझो कि अपना आपको पूरा 100% देना है, समझ रहे हो। एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं आपका वो मेहनत काम आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर 1 महीने बाद BCC का एग्ज़ाम था।
बट यार BCC के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और लिटरली बता रहा हूँ मैंने यूट्यूब पे रिसर्च तक नहीं किया था कि कितना क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का होता है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था इसके बारे में। मैं डायरेक्ट गया था एग्ज़ाम देने BCC का। और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी हमारे कॉलेज में BSc नर्सिंग कॉलेज में बच्चे आते हैं BCC का एग्ज़ाम देके, तो यार वो ज़्यादातर बच्चे मेरे जैसे ही होते हैं, नीट की प्रिपरेशन करने वाले, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने जाके जूनियर लोग से पूछा था कि आप लोग किसका तैयारी करते थे, BCC का तैयारी करते थे या नीट का, तो यार ऑलमोस्ट 100% बच्चों ने मुझे कहा कि हम नीट का ही तैयारी करते थे। और यार एक चीज़ अच्छा हुआ था मेरे साथ कि मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था कि BCC का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि यार यूट्यूब पे आपको पता है बहुत तरह के महान पुरुष होते हैं जो कि ये भी बोलते रहते हैं कि BCC का तैयारी और नीट का तैयारी अलग अलग होता है। मतलब जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है उसके लिए BCC निकालना थोड़ा मुश्किल है। भाई ये बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है वो 100% BCC निकाल लेगा अगर वो अच्छे से नीट का तैयारी किया है तो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप अपने पास के किसी BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ जो BCC के थ्रू अफिलिएटेड है, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी BSc नर्सिंग कोर्स वाले बच्चे से पूछ लो कि भाई आप किसका तैयारी करते थे BCC एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बच्चे को यही जवाब होगा कि नीट का तैयारी करते थे, फिर BCC का एग्ज़ाम दे दिए, क्योंकि नीट में नहीं निकला तो हम BCC का सिलेक्शन हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर हम लोग इस कॉलेज में आ गए। आपको जनरली यही सुनने को मिलेगा कि BCC एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किए थे वो लोग, वो जनरली नीट का ही तैयारी किए थे। तो यार मेरा भी यही बात मानो, आप 100% नीट पे फोकस रखो, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग जो सिलेबस है वो BCC का फॉलो करोगे, क्योंकि सिलेबस BCC का फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी एग्ज़ाम का अप्रोच तरीका सारा का सारा नीट वाला होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यार फिर मैंने BCC का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि कुछ तो पढ़ के गया नहीं था। नीट का तैयारी किया था, 1 महीने बाद BCC का एग्ज़ाम था, और इस 1 महीने के बीच में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था 2021 में, समझ रहे हो। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें मैं अपना रैंक देखता हूँ, ठीक है। रैंक देखने के बाद मुझे लगता है इतना अच्छा रैंक कैसे आ गया भाई, मतलब मैं तो पढ़ के गया नहीं था, इतना आसान होता है क्या एग्ज़ाम। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करना स्टार्ट किया एक्चुअली में BCC का, ठीक है, कि BCC में कितने रैंक पे सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आराम से मेरा सिलेक्शन हो रहा है। मैं सोचूं यार नीट में इतना मत्थापच्ची कर रहा था, अब BCC के लिए कुछ पढ़ के भी नहीं गया, अब फिर भी मेरा आराम से सिलेक्शन हो रहा है। मुझे तो लिटरली यकीन नहीं हो रहा था पहले तो। उसके बाद मेरी मदर थी, वो बोली कि इसी कोर्स को ले लो, ये भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार MBBS करना है, मतलब फालतू में इसको क्यों लूँ। उसके बाद फिर मेरे मदर के बोलने पर मैंने इस कोर्स को परस्यू कर लिया। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद कई लोगों से बात किया मैंने, यहाँ पे कॉलेज में भी कुछ बंदे आते थे, कुछ भी डॉक्टर आते थे। तो एक बंदा था, वो जनरली हमारा फिजिकल ले रहा था, ठीक है, मतलब बॉडी का चेकअप कर रहा था। तो वो क्या बोलता है कि तुम लोग का यार बहुत सही है। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है कि यार तुम लोग को ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ता और सैलरी लगभग डॉक्टर वाली उठाते हो। मैं क्या है, ये क्या लॉजिक है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया इस कोर्स के रिगार्डिंग कि यार सच में ऐसा होता है। तो यार बहुत जगह मुझे यही चीज़ मिला। तो मैंने ये पाया कि यार ये जो कॉलेज होता है BSc नर्सिंग का, ये कॉलेज तो बड़े आसानी से मिल जाता है, और इसका जो सैलरी होता है ना, अगर आप अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यार इसका सैलरी किसी डॉक्टर से कम नहीं होता है, बहुत तगड़ा सैलरी होता है। तो मैंने देखा यार ये तो सही चीज़ है यार, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सिलेक्शन भी हो गया और आराम से सैलरी भी उठाएंगे। तो मैंने सोचा फिर नीट का तैयारी काहे को करें, छोड़ दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं इसी कोर्स को परस्यू करने लग गया, और फिर मैंने सोचा यार यूट्यूब पे थोड़ा बताया जाए लोगों को कि कैसे कैसे इसका बारे में होता है। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, तो पता चला कि ये जो एग्ज़ाम है ये 1995 से स्टार्ट हुआ है, और भी बहुत तरह की बातें पता चली कि पहले कौन कौन से कॉलेजेस थे और अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और 2021 में हमारा कॉलेज जनरली स्टार्ट हुआ था, और 2020 तक 180 सीट थी, और 2021 से ये 300 सीट हो गई थी, और 2023 तक ये 300 सीट थी, बट 2024 में सीट बढ़ने की आशंका लग रही है, ठीक है। तो यार मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है तो मैं दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। इसके लिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आती रहेगी इस चैनल पे। और यार इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, और जब पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बनेगा यार तो एकदम फोड़ के आओगे एग्जाम, अच्छे से तैयारी करके आओगे। तो यार इस वीडियो को मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यार सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए मैं 1 शॉट वीडियो देखता था, उसके बाद उसका नोट्स बनाता था, और उस चैप्टर के मैं 100 क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है। क्योंकि ये कंसिडर करो कि 100 क्वेश्चन करना एकदम कंपलसरी है, तभी वो चैप्टर आपके दिमाग में घुसेगा। और इसके लिए यार आप MTG फिंगर टिप्स ले सकते हो, ठीक है ना, उसमें 100 क्वेश्चन ही होते हैं हर एक चैप्टर के बाद, वो आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कर लोगे, आपका पूरा कंबाइंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैं जनरली DC पांडे पढ़ता था, समझ रहे हो, नीट का। तो ये हो गया। इस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 1 शॉट देखा, नोट्स लगाया और क्वेश्चन लगाया, हो गया। उसके बाद आप डेली किसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है ना, 45 क्वेश्चन का नीट का, ठीक है, वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर आप 2016 के बाद का नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, ठीक है, वो हो गया। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप ये देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एक और चीज़ कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, और 1 महीने डेली के डेली मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो साथ में आप सिलेबस को अपना थोड़ा रिवीजन करते रहोगे। और एक और चीज़ कि आप 1 लाइन में अपना नोट्स बनाओगे इस तरीके से, और आप अपना फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला इस तरीके से लिख कर रख लोगे ताकि आप आराम से उसको रिवीजन कर सको। और एक और चीज़, BCC एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको नीट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका BCC एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। अगर आप BCC का प्रिपरेशन कर रहे हो तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो निकलना बहुत आसान है। समझ रहे हो इस बात को? तो मैं होप करता हूँ यार कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा और बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। तो यार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना जाके, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा आने वाला है। और भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप बहुत कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आने वाली इस चैनल पे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और यार मिलता हूँ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।